नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विशेष। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। चमोली में आपदा से हुई तबाही का आज 8वां दिन है। तपोवन में एनटीपीसी के टनल से आज 4 शव बरामद हुए हैं। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के पास से भी आज 2 शव मिले हैं। अब शायद वक्त आ गया है कि इस रेस्क्यू अभियान को हम खोजी अभियान का नाम दे दें। एक ऐसा खोजी अभियान जिसमें शव खोजने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपदा के बाद से अलग अलग जगह पर अब तक 44 शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन सवाल एनटीपीसी टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर उठ रहे हैं। और वो सवाल ये है कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई ढिलाई बरती गई? क्या कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से लंबा खिंच गया मिशन? क्या रेस्क्यू टीम को सुरंग के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई? आखिर और कितने दिन चलेगा ये मिशन टनल? और सबसे अहम सवाल, आखिर यह हार किसकी है? हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र डसीरा जो कि तपोवन से हमारे साथ हैं, वहीं सूरज अरोड़ा चमोली में मौजूद हैं। सुरेंद्र, अब शव मिल रहे हैं एक के बाद एक। 8 दिन हो चुके हैं। रविवार का ही दिन था जब ये आपदा हुई थी और पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी थी। सवाल अब यह है कि 8 दिन बाद अब शव ही बरामद हो रहे हैं, जिंदा लोग नहीं मिल रहे हैं। किसकी हार कही जाए इसे? देखिए, बिल्कुल चंदन, मैं आपको बताऊं कि लगातार मलबे में जो शव हैं उनको बरामद किया जा रहा है। एनडीआरएफ के अधिकारी आदित्य प्रताप सिंह जी भी मेरे साथ हैं। सर, कितनी बॉडीज़ आज हमें रिकवर हुई हैं, चाहे एनटीपीसी टनल से बात करें या फिर रैनी गांव से करें? ये एनटीपीसी टनल साइड से अभी 5 डेड बॉडीज़ रिकवर हो गए हैं। पहली लगभग 4:40 पे जो पहली बॉडी रिकवर हुई थी, उसके बाद से लगातार अब 5वीं बॉडी रिकवर हो चुकी है। और रैनी एरिया में 2 डेड बॉडी पहले रिकवर हुई थी और आज की डेट में 5 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। सर, अभी अंदर की स्थिति क्या है? कहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं और अब उम्मीदें क्या लग रही हैं? क्या आपको लगता है कि सारे ही लोग जो उस वक्त भगदड़ में भागे होंगे, क्या एक ही जगह पे मिलने की उम्मीद लग रही है? किस तरह की चीज़ें हैं? हम पूरी तरह से सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम देते जाएंगे। अब उस समय क्या हालत रहे होंगे इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। और सुरेंद्र, उनसे ये सवाल पूछिए कि क्या पहले दिन या दूसरे दिन को अगर एनडीआरएफ को यह जिम्मेदारी दे दी गई होती तो ऑपरेशन अब तक पूरा हो सकता था? सर, क्या अगर पहले दिन या दूसरे दिन एनडीआरएफ को ये कमान दी गई होती तो परिणाम क्या दूसरा हो सकता था? हम कुछ लोगों को जिंदा निकाल सकते थे? देखिए, रेस्क्यूअर्स, एक जो रेस्क्यूअर है उसका मेन टास्क होता है रेस्क्यू ऑपरेशंस करना। तो अभी हम पूरी तरह से उसमें फोकस कर रहे हैं कि टनल में हम किस तरह से अप्रोच बना के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाल सकें, खोज सकें। और पूरा तरह से जो हमारा एफर्ट्स है, फोकस है और मेहनत हमारी, वो उसी और फोकस है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए चंदन, जिस तरीके से वो बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी वो उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे थे और पहले दिन से ही कोशिश ये थी कि जो लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन चंदन, ये बात बिल्कुल साफ है, मैं अपने ठीक पीछे दिखाऊंगा आपको। ये बात बिल्कुल साफ है कि इस टनल से 5 शव बरामद हो चुके हैं। रैनी गांव में 5 शव मिले हैं। यानी एनटीपीसी टनल को लेकर पिछले 7 दिनों से आज 8वां दिन है, हम जो लगातार कवरेज दिखा रहे थे कि ज़िंदगी की तलाश है, लेकिन उसमें अब नाकामयाबी मिल रही है क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उम्मीदें बहुत कम हो चुकी हैं। जिस तरीके का माहौल अंदर का है, ये लगता है चंदन कि लोग उस वक्त, क्योंकि नीचे की टनल में जब पानी भरा होगा तो एग्जिट पॉइंट की ओर दौड़े होंगे। इसीलिए जो 5 शव मिले हैं वो आसपास के क्षेत्र में मिले हैं। 180 मीटर से बहुत पहले मिले हैं, करीब 135 से 140 मीटर के बीच में। यानी 180 मीटर जाने तक हमें लगता है कुछ और शव मिल सकते हैं। कुछ लोग जो शुरुआत में ही चपेट में आए होंगे वो सबसे पहले मिले हैं और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पीछे की ओर जान बचाने के लिए भागे होंगे। दर्दनाक है और बहुत ज़्यादा ये दुख की घड़ी भी है उन लोगों के लिए जो अपनों का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल दुख की घड़ी है सुरेंद्र, और सदमा है। सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, यहाँ दिल्ली से आप लोग जब पहुंचे तो निश्चित तौर पर उस वक्त उम्मीदें काफ़ी थी कि अब लोग निकल आएंगे, लेकिन अब जो वहाँ के लोगों से आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो उनकी भी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। अब लोग यही मान रहे हैं कि हमारे जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनके शव मिल जाएं। वैसे इस फेलियर को किसके मत्थे मढ़ा जाए, क्या कहा जाए? सेना भी थी, आईटीबीपी भी थी, स्थानीय प्रशासन था, सब कुछ के बाद भी जो है लोगों को बचाया नहीं जा सका।
बिल्कुल सवाल उठेंगे अपने आप में, और इसमें एक चीज पुख्ता तौर पर निकलकर जो मेरी समझ में आती वो ये कि लकीर का फकीर बनकर काम नहीं किया जा सकता एक ही ढर्रे पर चलकर। हमेशा जो अलग चीज रहती है या बड़ी आपदा रहती है उसमें चतुराई भरे ऑफिसर भेजना और उस पॉइंट को तलाशना कि सबसे पहले कहां पर ऐसा काम शुरू किया जा सके जहां जीवन बचाया जा सके, जहां जीवन है। वहां तक 2 दिन आपको लग जाते हैं आधुनिक मशीनें मंगाने में, 2 दिन 3 दिन। अगर आपने टेम्परेरी पुल सामने टांगना था तो उसमें पहले उससे पहले ये चीज हो सकती थी, लेकिन वहां पर भी ये चीज सामने नहीं आई। तो कहीं ना कहीं और एक्टिव मोड में और ज्यादा समझदारी से या चतुराई से एजेंसियां काम कर सकती थी। एक आम इंसान भी देख रहा है, वो अपना धैर्य भी खो रहा है। जो लोग बॉडी तलाशने आए हैं वो बॉडी की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जीवन 8 दिन बाद जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर गारा मलबा है, ऑक्सीजन की कमी है, वहां अब जीवन की उम्मीद तो लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि कम से कम अगर बॉडी मिल जाए तो वही बहुत है। और अगर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो यहां पर सीधे तौर पर जो लोकलाइज हैं, जो लोग हैं, वो पॉइंट बार बार बताते रहे हैं। चश्मदीद का हमने भी इंटरव्यू किया है, जिसने इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया यहां पर, वो बाकायदा शिनाख्त के लिए यहां मौजूद हैं, जो पॉइंट बताने के लिए उसके लिए मौजूद हैं। तो तमाम तरह की चीजें थीं, लेकिन लकीर का फकीर लगता है कि बन के उस अचीवमेंट तक नहीं पहुंचा जा सकता जहां और ज्यादा डिफिकल्टी आपके सामने है। जी सुरेंद्र, अगर बात की जाए इस पूरे ऑपरेशन की, ये तो नहीं कह सकते कि ढिलाई बरती गई, लेकिन बहुत सारी एजेंसियां थी, बहुत सारे वहां पर डिपार्टमेंट्स लगे हुए थे। क्या कोऑर्डिनेशन की कमी थी? कौन लीड करेगा, कौन इस मामले में एक्सपर्टीज किसके पास है, ये तय नहीं हो पाया अंत तक? बिल्कुल चंदन, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी। कोऑर्डिनेशन की कमी हम इस बात के लिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप इस तरह के ऑपरेशन करते हैं तो आपको, जब आप निकलते हैं ना रेस्क्यू के लिए, तभी जो अधिकारी हैं उनके दिमाग में ड्राइंग फिट हो जाती है कि कैसी परिस्थितियां हैं, कौन अफसर काम करेगा, किस तरह की टीम काम करेगी। आपने यहाँ पर भारतीय सेना बुला ली, ITBP बुला ली, SDRF बुला ली, NDRF बुला ली, लेकिन आपके पास ये तजुर्बे वाला अधिकारी कोई नहीं था। जिसको तजुर्बा था उस अधिकारी को आपने भेजा नहीं। संजय गुंजियाल IG SDRF रहे हैं, इस वक्त IG कुंभ हैं, उनको आपदाओं की सबसे ज़्यादा नॉलेज है, वो एवरेस्ट क्लाइम कर चुके हैं अपनी टीम के साथ। आपने उस अधिकारी को नहीं भेजा। आपने ऐसे अधिकारियों का चुनाव नहीं किया जो पहले केदारनाथ की आपदा को मैं पूरा मैनेजमेंट देख चुके हैं। IAS अधिकारियों की मैं बात कर रहा हूँ। आपके जो सचिव आपदा प्रबंधन है वो देहरादून में बैठे रहे। आपकी जो DIG SDRF है वो देहरादून में बैठी रही। आपके जो निदेशक आपदा प्रबंधन थे वो देहरादून में बैठे रहे। तो जो अधिकारी आपदा प्रबंधन के लिए आपने अपॉइंट किए हैं, जिनकी पूरी नौकरी आपदा प्रबंधन के इर्द गिर्द होगी, उनको जब आप ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं भेजोगे, इनको मलबे के अंदर जाके खुदाई नहीं करनी थी, इनको बाहर बैठ के ब्रीफ करना था, इनको बाहर बैठ के मैपिंग करनी थी, इनको बाहर बैठ के कोऑर्डिनेशन मीटिंग करवानी थी, इनको बाहर बैठ के ये बताना था कौन सा काम कौन करेगा। हम पहले खुदाई करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं अब टनल का रास्ता लेंगे, फिर हमारी मशीनें ख़राब हो जाती हैं। तो ये पहले दिन तय होना था कि हमने खुदाई कितने मीटर तक करनी है। हमने 110 मीटर करनी है, 120 मीटर करनी है, 100 मीटर करनी है, और अगर हमने ड्रिल करना है तो मशीन कौन सी ज़्यादा कामयाब होगी। ये सारी चीज़ें, जो मशीन फेल होती रही उसके बाद उसकी नई मशीन लाते रहे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें होती तो सारे लोग जिंदा निकल आते, लेकिन जो रेस्क्यू किया जाता है वो ज़िंदगी बचाने के लिए किया जाता है, शवों को ढूंढने के लिए नहीं किया जाता है। चंदन जी बिल्कुल। सूरज, पूरी दुनिया ने देखा 8 दिन हो गए हैं, भारत जहां पे जो चांद तक पहुंच चुका है, मार्स तक पहुंचने की बात की जा रही है, लेकिन हम अपने एक टनल से जो है लोगों को निकालने में हमें 8 दिन लग जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फेलियर लगता है। इसके लिए राज्य सरकार को और जो संबंधित एजेंसियां हैं सभी को जवाब तो देना होगा। बिल्कुल जवाब बनता है। ऐसा नहीं है जैसे अभी ढसीला जी ने कहा कि हम सवाल नहीं उठा रहे काम पे कि आप लोगों ने काम किया नहीं, काम बिल्कुल किया, लेकिन जिस पॉइंट पर काम करना चाहिए था, जिस समझ से सबसे पहले जहां काम करना चाहिए था, जहां ताकि जीवन बचाया जा सकता, वहां कहीं ना कहीं शायद हम नाकामयाब रहे हैं। यहां की आज की इंफॉर्मेशन दे दूं मैं आपको, आज उस बिल्डिंग में आज 8वें दिन उस पॉइंट पे खुदाई हो रही है जहां उनकी बाकायदा स्ट्रक्चर था, 3 मंजिला बिल्डिंग थी, बड़े बड़े सिलेंडर आज वहां से निकले हैं, डेड बॉडी जो हैं वो बैठे हुए, जिस तरह से बताया कि जहां एक इंसान भागता है ऐसी आपदा में, वहां पर उसको देख के बाकी लोग भी भागते हैं और एक ही जगह पे आप लोगों को ज्यादा लोगों के मिलने की उम्मीद रहती है। और
सबसे बड़ी चीज ऊपर गांव है, वहां से वीडियोस वायरल हुए हैं, वहां के लोगों ने देखा कि लोग कहां भाग रहे हैं पूरे। मतलब आपके पास ऐसा नहीं था कि आपके पास जानकारी नहीं एकत्रित की जा सकती थी। अगर एकत्रित करके चलते कि कौन सा पॉइंट है, उनकी थोड़ा सुन के या थोड़ा जानकारी और हासिल करके, वहां ऐसा नहीं था कि कोई बताने कहने सुनने वाला नहीं था, थे वहां पे लोग, तो चला जा सकता था। लेकिन ये बात फैक्ट है कि वहां 8 दिन बाद अगर हम पहुंच रहे हैं तो वाकई ये फेलियर हमारा है। हमारी मंशा में या हमारे काम करने पे सवाल नहीं है, सवाल यह कि काम करने के तरीके पर सवाल जरूर। जी बिल्कुल। और सुरेंद्र, अगर बात की जाए स्थानीय लोगों की, स्थानीय लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। वहां जो लोग काम कर रहे थे वो ये भी आरोप लगा रहे थे कि जो एजेंसियां हैं, जो एनटीपीसी है वो अपनी मशीनें नहीं दे रही है, जो स्थानीय वहां कंपनी काम कर रही थी वो अपनी मशीनें नहीं दे रही थी। आखिर ये सब गड़बड़ झाले क्यों हो रहे थे? देखिए बिल्कुल वही कह रहा हूँ चंदन की कोऑर्डिनेशन की एक कमी थी। एनटीपीसी के बड़े बड़े अधिकारियों से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी टेक्निकल टीम पूरा सर्वे कर रही है, हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें 2 से 3 दिन के बाद हुई। पहले दिन ही ऐसा होना था कि एनटीपीसी के आला अधिकारी अपनी सहयोगी जो कंपनियां हैं, चाहे वो एससीसी हो चाहे ऋत्विक हो, इन सभी कंपनियों को बुलाते, इनके इंजीनियर्स जो लगातार अंदर काम करते हैं, इनके साथ बैठ के जो रेस्क्यू टीमें थी उनकी ब्रीफिंग कराई जाती और ये बताते अंदर किस तरह आप लोग जा सकते हैं, किस तरह का माहौल होता है, कैसा अंदर परिस्थितियां होती है। मशीनें जिसके पास थी वो मशीनें आगे बढ़ानी चाहिए थी। दिक्कत ये रही कि हम पुरानी मशीनों के भरोसे काम करते रहे, दिक्कतें उनसे ज़्यादा हुई। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरे देश में जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि आपको पूरा सहयोग दिया जा रहा है, तो ऐसे में हम बेहतर मशीनें नहीं मंगवा पाए, तो ये भी एक बड़ी खामी है और इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि मलबा निकाला जा रहा है, उसमें से बॉडीज़ निकल रही हैं और उम्मीदें अब लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि इससे आपको कुछ सीख मिले, आप आगे के लिए तैयार हो। क्योंकि ये उत्तराखंड है, अभी अगर आपको दिखाऊं तो मौसम बदल चुका है चमोली में, और ये कहा गया है कि बारिश भी होगी और इसके अलावा हिमपात भी होगा। अगर आप चारों ओर देखेंगे तो आपको अब बादल भी नजर आएंगे और ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। तो ये पहाड़ी राज्य है चंदन, और यहाँ पर इस तरह की आपदाओं से लड़ने के लिए आपको तैयार होना होगा, आपको इन चुनौतियों को पार करने के लिए मजबूत करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस तरह से संसाधनों की कमी या प्रशासन की कोऑर्डिनेशन की कमी के चलते इस तरह से आपके ऑपरेशन फेल होंगे। बिल्कुल। और इसकी कीमत जो है आम लोगों को उठानी पड़ती है, उन लोगों को उठानी पड़ी जो कि अंदर फंसे हुए थे। शायद अगर तत्परता दिखाई गई होती तो फिर ये कदम सही उठाए गए होते, या फिर जो उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा आई थी उससे सबक लिया गया होता तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था और हालात कुछ और हो सकते थे। क्योंकि 8 दिन बाद अब उम्मीदें काफी कम हो चुकी हैं कि लोग बचे हुए होंगे। बहुत शुक्रिया सूरज आपका और सुरेंद्र आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच चुके हैं और दिखाते हैं आपको वहां की तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच चुके हैं। मथुरा पहुंचने के बाद सीएम योगी सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां मुख्यमंत्री ने संतों को भोजन कराया। मुख्यमंत्री 411 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। सीएम योगी मथुरा में आयोजित मिनी कुंभ भी पहुंचेंगे, जहां संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है। आपने देखा होगा कुंभ पहले भी होते थे, लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ कैसे हो सकता है? प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण था। सुरक्षा, सुव्यवस्था और वहां पर स्वच्छता को लेकर के जो मानक स्थापित हुए और आप सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद और सानिध्य था। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। कितना भव्य आयोजन, जिसके लिए आप संघर्ष किए थे, हमारी पीढ़ियां लगी थी, आज उस कार्य को भी हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे आज सीएम का कार्यक्रम किस तरह से है। आपको मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बांके बिहारी मंदिर की, जहां सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा की, जबकि दूसरी तस्वीर में संतों को भोजन परोसा। सीएम को अपने बीच पाकर संतों में भी खुशी देखने को मिल रही थी। 2 तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना और संतों को भोजन परोसते हुए सीएम की तस्वीरें।
सीएम योगी के स्वागत के लिए मथुरा को भी पूरी तरह तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री यहां 411 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम के स्वागत के लिए विशाल पंडाल लगाया गया है। सीएम का खास तरीके से स्वागत किया जाएगा। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। वृंदावन में होने वाले मिनी कुंभ की तैयारी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस समय हम मुख्य मंच पर मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पर नाम दिया गया है इस कुंभ का कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक। ये करीब 40 दिन तक यहाँ पर होगी, लेकिन आज यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच को मैं आपको इसमें तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वो वहाँ जब पहुँचेंगे करीब 2:50 का उनका वक्त यहाँ पर तय किया गया है और करीब 411 करोड़ की विकास परियोजनाओं का वो यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। लेकिन मुख्य मंच की तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम उनके जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे, विधायक भी रहेंगे और तमाम साधु संत जो मुख्य साधु संत हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। उसके ठीक सामने आप यहाँ देख सकते हैं कि मंच के ठीक सामने रंगोली बनाई जा रही है फूलों से, उसको तैयार किया जा रहा है और एक विशाल पंडाल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है जो पूरी तरीके से यहाँ बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग अलग बैरिकेडिंग की गई हैं और साथ ही साथ पूरे मंच के चारों तरफ आप सुरक्षा घेरा भी देख सकते हैं। लेकिन स्वागत समारोह कैसा होगा ये हम आपको दिखाते हैं। स्वागत समारोह के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचेंगे वहां शंख की ध्वनि सुनाई देगी, यानी कि वृंदावन की जो परंपरा है, जो यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो नगरी में जो स्वागत की परंपरा है वो यहाँ पर दिखाई देगी। जो इस बैठक के दौरान जब जैसे ही भगवान कृष्ण जो है मुख्य मंच पर पहुंचेंगे 2:50 पे और जिस समय दीप प्रज्वलन करेंगे यहाँ पर उसी समय ये शंख की ध्वनि होना दिखाई देगी। इसके साथ ही साथ अगर हम अन्य स्वागत कार्यक्रम की बात करें, आयोजन की बात करें तो यहाँ आप इस गैलरी में देख सकते हैं। इस गैलरी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम तैयारियाँ की जा रही हैं। अलग अलग जगह से पूरे देश से अलग अलग जो संस्कृति है, जो लोक संगीत है, उनकी झलक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। मथुरा में अयोध्या से आए कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। ये कलाकार डंडों पर नृत्य करते दिख रहे हैं। अवधि नृत्य फरवाई भीम में शामिल होने के लिए अयोध्या से कई महिलाएं भी पहुंची हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। वृंदावन में 40 दिन तक चलने वाले इस मिनी कुंभ के दौरान तमाम संस्कृति दिखाई देगी, तमाम लोक संगीत, देश के जो चारों कोने कोने से लोग जो यहाँ आए हैं उनकी संस्कृति और संगीत यहाँ पर देखने को मिलेगा। अयोध्या से आए हैं ये और आप देख सकते हैं ये फरवाई नृत्य है जो आप देख रहे हैं और इसकी एक अलग विशेषता होता है। किस तरीके से ये डंडों पर नृत्य कर रहे हैं ये जानने के लिए हम इन्हीं के लोगों से बात कर लेते हैं। ये आप सबसे पहले देख सकते हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे तो ये भारतीय संस्कृति की जो झलक है वो देखने को मिलेगी। और कहते हैं कि ये अयोध्या से आए हैं और फरवाई नृत्य इसको बोला जाता है, जो कि डंडों पर नृत्य किया जा रहा है। महिलाएं जो हैं वो कलश लेकर यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इनसे एक बार बात कर लेते हैं। इस नृत्य का क्या नाम है? अवधि लोक नृत्य फरवाई, ये मूलतः अवध क्षेत्र में गांव-गांव विकसित है और ये पूरे उत्साह के साथ फरवार में खलिहान में जब अनाज पक जाता है तो खेत में किसान उत्साहित होकर इस डांस को करते हैं। धीरे धीरे ये मेला भंडारा बढ़ी और शादी ब्याह में एक डांस होने लगा है। तो ये फरवार से फरवाही लोक नृत्य में प्रचलित हो गया। भगवान राम की नगरी से पहुंचे हैं और फरवाई नृत्य यहाँ पर दिखा रहे हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं इनसे बात कर लेते हैं। आपने कलश लिया हुआ है, इसका क्या है? इसके कारण मैं अयोध्या से आई हूँ फरवाई गीत के लिए। इसको लोग कोने कोने में प्रसिद्ध करना चाहती हैं। अयोध्या से आए हैं, लोक नृत्य फरवाई का डांस हम लोग दिखाना चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ के से पहले जब वो यहाँ पहुँचेंगे इसको में करीब 2:50 पर, उससे पहले ये नृत्य यहाँ दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो युवा है वो डंडों पर खड़े होकर इस नृत्य को कर रहे हैं। काफ़ी समय लगता है काफ़ी, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो नृत्य है वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की झलक जरूर दिखाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, आपने जो रिपोर्ट्स भेजी उसमें हमने देखा किस तरह की भव्य तैयारियां हैं वहां पर। फिलहाल तस्वीरें क्या हैं वहां? बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि मैं खुद प्रयागराज में मौजूद था और करीब 10 से 15 दिन का वक्त मैंने वहाँ बताया था। तो जो तैयारी और जो दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का वहाँ पर स्लोगन दिया गया था यूपी सरकार द्वारा, वही कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका जो नाम है वो जरूर कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक दिया गया है, लेकिन 40 दिन का आयोजन है, पुरानी परंपरा है और हरिद्वार कुंभ से पहले यहाँ पर 40 दिन का
बैठक आयोजन किया जाता है, एक मेला लगाया जाता है, लेकिन इस बार जो है वो कुछ खास है, विशेष तैयारी की गई है। तैयारी मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि मैं इसमें मुख्य प्रांगण में हूँ और इससे पहले जो तस्वीर हम दिखाई थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब सुबह यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने किस तरीके से सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर जाकर यहाँ पर भगवान के दर्शन किए और उसके बाद वो कई जगह गए, साधु संतों से मुलाकात की, खुद अपने हाथों से उन्होंने साधु संतों को खाना परोसा और खिलाया। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को चाहती है कि जिस तरीके धार्मिक अनुष्ठान जो है पूरे जो उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं उनको एक भव्य रूप दिया जाए और वृंदावन को जो विश्व पटल पर पहुंचाया जाए, इस हुक्म को और ज़्यादा विशाल रूप दिया जाए, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरे अगर हम 56 हेक्टेयर की बात करें तो पूरे इसको अधीन किया गया है। जैसी तैयारी प्रयागराज में थी वैसी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। साधु संतों के तमाम जो अखाड़े हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू किया। हालांकि 16 तारीख से इसका उद्घाटन होगा, लेकिन आज औपचारिक रूप से उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और 16 तारीख को पहला स्नान यहाँ पर होगा। कुछ यहाँ पर ऋषि मुनि भी पहुंचे हैं, साधु संत भी पहुंचे, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या लग रहा है आपको? इससे पहले आपने प्रयागराज भी देखा होगा, वृंदावन भी देखा होगा, इस बार क्या कुछ अलग लग रहा है? जी जी जी, वृंदावन धाम में बहुत कुछ अलग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ यमुना के किनारे यहाँ बड़ा सुंदर कुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है और धाम की महिमा तो पहले से ही बहुत थी, लेकिन इस महिमा को और बढ़ाने के लिए बहुत भव्य कुंभ का आयोजन यहाँ किया गया है। मैं यही वृंदावन से हूँ, मैं यही वृंदावन से हूँ और आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी यहाँ पे इस कुंभ मेले का आयोजन नहीं करवाया। यहाँ इतना अतिक्रमण हो गया था जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से जमुना की सफाई और चारों तरफ से जो है वृंदावन में रौनक आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा कोई काम आज से पहले किसी मुख्यमंत्री। स्नान के दौरान भी ये देखा गया है कि साधु संतों को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए भी विशेष ध्यान रखा गया कि गंगा जल का यहाँ पर किया गया है। हाँ जी, गंगा जल यहाँ पे मंगाया गया है, गंगा जल की लाइन बिछाई गई है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हमको श्री धाम वृंदावन में दूसरा कुंभ कर रहा हूँ मैं और पहला कुंभ देखो बहुत भव्य और मुख्यमंत्री जी के आने से बहुत ही भव्य अच्छी व्यवस्था करी गई है। श्री ये वो श्रद्धालु हैं जो दूर दराज से यहाँ पर आए हैं। कुछ वृंदावन के लोग थे तो इस बात को बता रहे थे कि वृंदावन में क्या कुछ खास तस्वीर है। अगर आज की बात करें तो यहाँ ये जो मुख्य परिसर है यहाँ पर एक संबोधन भी किया जाएगा सीएम का। उससे पहले यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति की जो झलक है, जो कलाएं हैं, उनके द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। वृंदावन में जो शंखनाद की परंपरा है, जब सीएम यहाँ पहुंचेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे तो वहीं से ही उस शंखनाद से उनका स्वागत होगा और करीब 411 करोड़ की जो परियोजना है, विकास परियोजना है, उनको यहाँ पर वो बताएंगे कि उन्होंने वृंदावन के लिए क्या कुछ नया किया है और क्या कुछ आगे होने जा रहा है, वृंदावन को कैसे वो आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार कैसे आगे बढ़ा रही है, ये तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि वो देवरा बाबा के घाट पर जाएंगे, घाट का लोकार्पण करेंगे और शाम को यमुना आरती भी करेंगे। करीब 5 घंटे का वक्त सीएम यहाँ पर बिताएंगे और बस इंतजार बस ये है कि कुछ ही पलों में वो मुख्य मंच पर पहुंचेंगे और यहाँ पर वो तस्वीर भी दिखाई देगी जब सीएम यहाँ से लोगों को संबोधित करेंगे। जी विनीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपके पास आगे भी हम लौटेंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।